अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद वसीम और आज हम स्टडी करेंगे इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। चैप्टर 15 क्लास 12 न्यू सिलेबस पंजाब बोर्ड फिजिक्स। हम बेटा डेफिनेशन देखते हैं। इंटरफेरेंस इज द फिनोमेना इन विच टू आर मोर कोहेरेंट वेव्स of the same wavelength and same frequency overlap while traveling through a medium. They reinforce each other at certain points and cancelling each other at other points. तो यहाँ पर हम देखेंगे बेटा इंटरफेरेंस क्या है। इंटरफेरेंस एक फिनोमेना है जिसमें दो या दो से ज़्यादा कोहेरेंट वेव्स क्या होती हैं, जिनके दरमियान कांस्टेंट फेज डिफरेंस होता है। और वो कोहेरेंट वेव्स आप कह लें सेम वेवलेंथ की हों और सेम फ्रीक्वेंसी की हों, ओवरलैप करें जब किसी मीडियम में से ट्रैवल करें, तो ये एक दूसरे को या तो रेनफोर्स करती हैं। रेनफोर्स करने का मतलब एक दूसरे को सपोर्ट करना, एक दूसरे के असर को बढ़ा देना। तो ये REIN है, ये दूसरा रेन नहीं है। तो ये रेनफोर्स करने का मतलब है एक दूसरे के असर को बढ़ा देना, एक दूसरे को सपोर्ट करना। एंड कैंसलिंग ईच अदर, कैंसलिंग मतलब एक दूसरे को अपोज करना। इसका मतलब जो इंटरफेरेंस पैटर्न होगा, इंटरफेरेंस पैटर्न में किसी जगह पर आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी कि ब्राइटर फ्रिंज देखने को मिलेगी, यानी कि एक दूसरे को रेनफोर्स करेंगे। और किसी जगह पर बेटा डार्क फ्रिंज वहाँ पर बनेगी जहाँ पर बेटा ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, और ब्राइटर फ्रिंज वहाँ पर बनेगी जहाँ पर ये एक दूसरे को रेनफोर्स करेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। तो ये बेटा आ जाएगा पैटर्न जो होगा वो इंटरफेरेंस पैटर्न कहलाएगा। अब बेटा हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। Adding waves of different wavelength and amplitude result in complex wave। अगर हम बेटा डिफरेंट वेवलेंथ और डिफरेंट एम्पलीट्यूड जो है ना वो आपस में मिला दें तो वो एक कम्प्लेक्स वेव बनाते हैं। लेकिन अगर इसके अपोजिट किया जाए, when we consider what happen when two waves of same wavelength overlap at a point make remarkable phenomena occur। तो आप कह लें कि जब सेम वेवलेंथ होती है तो एक रिमार्केबल फिनोमेना अकर करता है, उस फिनोमेना को आप इंटरफेरेंस कहते हैं। उसमें होता क्या है, टू कोहेरेंट वेव्स व्हेन दे मीट इन रीजन रेनफोर्स ईच अदर एट सम पॉइंट, किसी पॉइंट पर वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एंड कैंसल आउट ईच अदर एट सम पॉइंट, और किसी पॉइंट पर एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं, फॉर्मिंग अ रेगुलर पैटर्न कॉल्ड इंटरफेरेंस। और वो जो रेगुलर पैटर्न होगा आप कह लें एक ब्राइट फ्रिंज होगी, फिर डार्क आ जाएगी, फिर ब्राइट डार्क, फिर ब्राइट डार्क, और ये जो पैटर्न होगा ब्राइट और डार्क फ्रिंज का ये बेसिकली कहलाएगा इंटरफेरेंस पैटर्न। नेक्स्ट बेटा, अब ये जो पैटर्न है इसको एक्सप्लेन कैसे किया जाता है, यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है, टू एक्सप्लेन द ऑब्जर्व्ड इफेक्ट ऑफ वेव ओवरलैपिंग we utilize the principle of superposition. This principle states that when two or more waves travel through a medium simultaneously मतलब एक ही टाइम पर एक ही मीडियम में से, the resultant obtained जो रिजल्टेंट आएगा डिस्प्लेसमेंट जो होगा at any point is the vector sum of individual displacement caused by each wave। अब इसका मतलब क्या वो देखिएगा, आप कह लें कि ये जो y है ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, ये किसके बराबर होगा, ये वेक्टर सम के बराबर होगा ऑफ ईच इंडिविजुअल आप कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट या एम्पलीट्यूड। तो हम कहेंगे कि जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो वेक्टर सम के बराबर होगा ऑफ ऑल इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड ऑफ ईच वेव। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बेटा डायग्राम, आप देखिए यहाँ पर एक वेव है जो कि ब्लू कलर में शो की गई है, एक दूसरी वेव है जो कि ग्रीन कलर में शो की गई है, और एक तीसरी वेव है जो कि रेड कलर में शो की गई है। बेसिकली हम कह देंगे कि ये जो ब्लू कलर की वेव है इसका एम्पलीट्यूड y1, ये जो ग्रीन कलर की वेव है इसका एम्पलीट्यूड y2, और ये जो y है ये बेसिकली रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड है जो इन दोनों के वेक्टर सम के बराबर होगा। तो आप देखेंगे कि एक दूसरे को रेनफोर्स कर रहे हैं, यानी कि क्रस्ट के साथ मीट कर रहा है तो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, ट्रफ के साथ मीट कर रहा है तो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। तो हम कहेंगे कि जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा वो इन दोनों वेव्स के इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड के वेक्टर सम के बराबर आ जाएगा। तो हम कहेंगे y इज इक्वल टू y1 प्लस y2।
नेक्स्ट बेटा प्रैक्टिकल लाउड स्पीकर डिमॉन्स्ट्रेशन जो आपकी बुक में एग्जांपल दी गई है हम उसको देख लेते हैं। कंसीडर टू लाउड स्पीकर इमिटिंग साउंड वेव्स ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी एंड सेम वेवलेंथ। तो आप कह रहे हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ सेम है। अब क्या होगा, बोथ लाउड स्पीकर्स आर कनेक्टेड टू द सेम ऑडियो सिग्नल सोर्स। आप कह लें कि सेम ऑडियो सिग्नल सोर्स है, यानी कि सेम जो है ना उनको सोर्स दिया जा रहा है दोनों स्पीकर्स को। इंश्योरिंग द इमिट वेव्स दैट आर इन फेस विद ईच अदर। तो वो बेटा दोनों फेस वेव्स एक दूसरे के साथ इन फेज होंगी। अब इन फेज होने से क्या मुराद है, उनके दरमियान कोई फेज डिफरेंस नहीं होगा, जीरो फेज डिफरेंस कह लें। एट एवरी पॉइंट इन द स्पेस in front of loudspeakers wave arrives simultaneously from both sources। आप कहेंगे जब दोनों सोर्सेज से सिम्यूल्टेनियसली आ रही हैं तो क्या होगा, where the waves arrives in phase they reinforce each other resulting in maximum amplitude। in case of sound waves आप कह लें कि listener hears a louder sound। तो जब बेटा आपने दो डेक लगाए हों सेम सोर्स के साथ तो आपको एक लाउडर साउंड सुनाई देती है। क्यों, क्योंकि वो दोनों वेव्स एक दूसरे के साथ रेनफोर्स करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को सहारा देते हैं और बढ़ा देते हैं एक दूसरे के इफेक्ट को। क्यों, क्योंकि बेटा दोनों क्या है, इन फेज। तो इन फेज होने से मुराद है कि दोनों के अगर एक का क्रस्ट है तो दूसरे का भी क्रस्ट होगा, एक का ट्रफ है तो दूसरे का भी ट्रफ होगा। अब बेटा टाइप्स की बात कर लेते हैं, टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस एंड ग्राफिकल एनालिसिस भी देखते हैं। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, दो तरह की टाइप्स होती हैं। किसकी, आप कह सकते हैं कि दो टाइप्स हैं इंटरफेरेंस पैटर्न की। अब देखते हैं फर्स्ट, व्हेन टू वेव्स अराइव एट अ पॉइंट इन फेज। जब दो वेव्स कैसी हों, इन फेज हों, इसका मतलब क्या है, इन स्टेप विद वन अनदर, यानी कि हर कोई एक दूसरे के साथ स्टेप मैच करते हों। देन फिर क्या होगा, देयर डिस्प्लेसमेंट एड टूगेदर कंस्ट्रक्टिवली। उनका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कंस्ट्रक्टिवली का मतलब है कि एक दूसरे को कंस्ट्रक्ट करना, वही बात कि एक दूसरे को सपोर्ट करना, एक दूसरे को बढ़ा देना। तो फिर क्या होगा, अब यहाँ पर हम देखते हैं, according to the principle of superposition the resultant amplitude will equal to the algebraic sum of the individual amplitude। तो हम कहेंगे जो रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड है वो ग्रेटर हो जाएगा। अब देख लें ग्रीन वाली का एम्पलीट्यूड ये आप कह लें y1 है, दूसरा ब्लू वाली का एम्पलीट्यूड आप कह लें y2 है। तो जो रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड होगा y वो बेसिकली इन दोनों के सम के बराबर आ जाएगा। तो हम कहेंगे इन दोनों का सम क्या होगा, y1 प्लस y2। तो इन दोनों का ये वेक्टर सम होगा। अब क्योंकि ये एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं तो एक दूसरे के सम में आ जाएंगे। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं इसमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हम कहेंगे व्हेन टू वेव्स मीट एग्जैक्टली आउट ऑफ फेज। आउट ऑफ फेज से मुराद है कि अगर एक हम कह लें कि एक का क्रस्ट है तो दूसरे का क्या होगा, ट्रफ होगा। तो ये क्या कहलाते हैं, आउट ऑफ फेज कहलाते हैं। अब इसका मतलब क्या, क्रस्ट ओवरलैपिंग ट्रफ, यानी कि एक का क्रस्ट है तो दूसरे का ट्रफ हो जाएगा। क्रस्ट जो है वो ओवरलैप कर रहा है ट्रफ को। देन दे अपोज ईच अदर, वो एक दूसरे को अपोज करेंगे। इफ टू कोहेरेंट वेव्स, जैसा कि आप बात कर लें ब्लू एंड ग्रीन वेव्स कि यहाँ पर एग्जांपल में शो की गया, ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड मीट आउट ऑफ फेज। अगर उनका एम्पलीट्यूड भी सेम हो जाए और वो एक दूसरे को मीट करें आउट ऑफ फेज तो फिर क्या होगा, दे कम्प्लीटली कैंसल ईच अदर। और आप कह लें यील्डिंग, यानी कि जो रिजल्टेंट होगा वो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ज़ीरो के बराबर होगा, यानी कि रिजल्टेंट जो है वो बिल्कुल ज़ीरो एम्पलीट्यूड का बनेगा। तो अब देख लें बेटा दोनों का एम्पलीट्यूड सेम था, एम्पलीट्यूड सेम तो रिजल्टेंट का जो एम्पलीट्यूड होगा y वो हम कहेंगे बेसिकली y1 माइनस y2, जो किसके बराबर आ जाएगा, ज़ीरो, क्योंकि दोनों सेम एम्पलीट्यूड है। तो कैंसिल होने के बाद जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो क्या आ जाएगा, ज़ीरो। तो जो रिजल्टेंट वेव बनेगी वो एक हॉरिजॉन्टल के अलोंग आप कह लें ये जो रेड लाइन शो की गई है यही बेसिकली रिजल्टेंट वेव होगी। हाँ, अगर बेटा इनका एम्पलीट्यूड इक्वल ना हो तो इनके डिफरेंस के बराबर होगा y2, यानी कि दोनों के दरमियान जो भी डिफरेंस आएगा वो आपने लिख लेना है। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं कंडीशंस, बेसिक कंडीशंस फॉर इंटरफेरेंस।
हम देखते हैं टू ऑब्जर्व अ क्लियर एंड सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न द फॉलोइंग फंडामेंटल कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड। कौन कौन सी? पहली हम कहते हैं सेम वेव टाइप, द इंटरफेयरिंग वेव्स मस्ट बी एग्जैक्ट सेम फिजिकल टाइप। फॉर इंस्टेंस, जैसे कि आप कह लें कि साउंड वेव्स कैन ओनली प्रोड्यूस इंटरफेरेंस विद अदर साउंड वेव, लाइट वेव्स कैन ओनली प्रोड्यूस इंटरफेरेंस विद अदर लाइट वेव्स। ऐसे ही आप कह लें कि कोई और वेव है स्ट्रिंग वेव, कैन ओनली प्रोड्यूस इंटरफेरेंस विद अदर स्ट्रिंग वेव्स। या फिर आप कह सकते हैं बेटा कि इनकी जो सेम फिजिकल टाइप होनी चाहिए। अब ये दिन ना कहेंगे कि साउंड वेव जो है वो लाइट के साथ इंटरफेरेंस करेगा, हरगिज नहीं। लाइट लाइट के साथ, साउंड साउंड के साथ इंटरफेरेंस कर सकती हैं, उनकी टाइप सेम होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाएगा बेटा कोहेरेंस। द सोर्सेज वेव्स मस्ट बी कोहेरेंट, वो कोहेरेंट होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है? मीनिंग दे मस्ट मेंटेन अ कांस्टेंट फेज डिफरेंस ओवर टाइम, उनके दरमियान कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए, फेज डिफरेंस चेंज नहीं होना चाहिए। वो फेज डिफरेंस 0 का हो तो आप कह लें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, वो फेज डिफरेंस पाई यानी कि 180 डिग्री का हो तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। लास्ट में बेटा डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, द वेव मस्ट बी मूविंग इन सेम और ऑलमोस्ट सेम डायरेक्शन एज द ओवरलैप। अब कह लें कि ऐसा भी ना हो कि इनकी डायरेक्शन ही डिफरेंट हो जाए, ठीक है। तो इसका मतलब आप देख लें, एक वेव ट्रैवल कर रही है कुछ इस डायरेक्शन में, ठीक है, दूसरी वेव ट्रैवल कर रही हो इस डायरेक्शन में, तो क्या इनके दरमियान इंटरफेरेंस होगा? नहीं, ये तो परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के, तो इनके दरमियान इंटरफेरेंस नहीं होगा। तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन सेम होनी चाहिए या नियरली सेम होनी चाहिए। नेक्स्ट बेटा हम देखते हैं इंपॉर्टेंट नोट ऑन एम्पलीट्यूड एंड कंट्रास्ट। टू वेव्स कैन प्रोड्यूस इंटरफेरेंस इवन इफ देयर एम्पलीट्यूड आर डिफरेंट। बेटा एम्पलीट्यूड हो सकता है एग्जैक्टली सेम हो सकता है डिफरेंट हो, दोनों केसेस में इंटरफेरेंस होगा। लेकिन अगर डिफरेंट हुए तो फिर हम कहेंगे हाउएवर अनइक्वल एम्पलीट्यूड विल डिक्रीज द कंट्रास्ट बिटवीन ब्राइट एंड डार्क, या फिर आप कह लें लाउड एंड साइलेंट रीजन इन द रिजल्टिंग इंटरफेरेंस पैटर्न। तो बेटा रिजल्टिंग इंटरफेरेंस पैटर्न में अगर एग्जैक्टली एम्पलीट्यूड इक्वल ना हो, अनइक्वल एम्पलीट्यूड हो, तो फिर जो कंट्रास्ट है वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इसका मतलब है कि अगर वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रहे हैं तो फुल ब्राइट फ्रिंज हो सकता है ना बने, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रहे हैं तो हो सकता है फुल डार्क ना बने, लाइट डार्क बन जाए। नेक्स्ट बेटा हम देखते हैं इसेंशियल, ये ज़रूरी एमसीक्यूज हैं इस टॉपिक के हवाले से। एडिंग वेव्स ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ एंड एम्पलीट्यूड रिजल्ट्स इन कॉम्प्लेक्स वेव। जब बेटा डिफरेंट वेवलेंथ होती है तो कॉम्प्लेक्स वेव बनती है, लेकिन अगर सेम वेवलेंथ हो तो फिर इंटरफेरेंस होता है, फिर एक रिमार्केबल फिनोमेना ऑकर करता है। टू कोहेरेंट वेव्स ऑफ सेम वेवलेंथ मीटिंग इन अ रीजन फ्रॉम form a pattern of reinforcement and cancellation called interference। अब कह लें कि जब सेम वेवलेंथ होती है वो मीट करती है एक ही रीजन में, और किस तरह का पैटर्न बनाती है, रेनफोर्स करती है एक दूसरे को और कैंसिल करती है दूसरे पॉइंट्स पर, तो अब कह लें वो फिनोमेना कहलाता है इंटरफेरेंस। विच फंडामेंटल प्रिंसिपल इज यूज टू प्रिडिक्ट एंड एक्सप्लेन वेव इंटरफेरेंस। आप कह लें कि ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है कि जो रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड होगा वो आप कह लें कि वेक्टर सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड के बराबर होगा। नेक्स्ट साउंड वेव्स फॉर्म from two loudspeaker connected to same audio source produces louder and a certain points because, वो क्यों लाउडर सर्टन पॉइंट्स पर साउंड वेव्स प्रोड्यूस करते हैं? बिकॉज दे अराइव इन फेस एंड इंटरफेयर कंस्ट्रक्टिवली। तो बेटा आप कह लें कि वो इन फेस अराइव करते हैं क्योंकि सेम ऑडियो सोर्स है, और वो कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेरेंस करते हैं तो लाउडर साउंड प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट बेटा हम देखते हैं टू आइडेंटिकल कोहेरेंट वेव्स ईच ऑफ एम्पलीट्यूड ए अंडरगो कंप्लीट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देयर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। बेटा अगर दोनों का एम्पलीट्यूड ए और दूसरी का भी ए है और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो जो रिजल्टेंट होगा उसका एम्पलीट्यूड दोनों के सम के बराबर होगा, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव है। कंस्ट्रक्टिव के बेटा नाम से ही वाज़ेह है कि दोनों कंस्ट्रक्टिव मतलब दोनों को ऐड करेंगे, और डिस्ट्रक्टिव दोनों को डिस्ट्रॉय करेंगे, दोनों को माइनस करेंगे।
when two coherent waves of equal amplitude meet completely out of phase, the resulting displacement, जब बेटा आप कह लें आउट ऑफ फेज, और आउट ऑफ केस भी किस केस में, इक्वल एम्पलीट्यूड में, तो वो एक दूसरे को बिल्कुल कैंसिल करके जीरो कर देते हैं। अगर एम्पलीट्यूड इक्वल ना हो तो वो डिक्रीज करते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैंडेटरी कंडीशन फॉर टू वेव्स टू प्रोड्यूस इंटरफेरेंस। बेटा हो सकता है कि उनका आप कह लें कि वेव मस्ट हैव स्ट्रिक्टली इक्वल एम्पलीट्यूड, उनका बेटा एम्पलीट्यूड इक्वल होना, या आप कह सकते हैं कि नॉट अ मैंडेटरी कंडीशन, हो सकता है एम्पलीट्यूड डिफरेंट हो फिर भी बेटा इंटरफेरेंस पैटर्न एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं, व्हाट अकर्स टू द इंटरफेरेंस पैटर्न इफ द इंटरफेयरिंग वेव्स हैव डिफरेंट एम्पलीट्यूड। अगर बेटा एम्पलीट्यूड डिफरेंट है और अब कह लें कि एम्पलीट्यूड डिफरेंट होने की वजह से अब कह लें कि जहाँ पर वो एक दूसरे को रेनफोर्स करेंगे वहाँ पर बेटा आप कह लें कि वो एक दूसरे को बढ़ाएंगे, और जहाँ पर कैंसिल करेंगे एक दूसरे को अपोज करेंगे, लेकिन जो कंट्रास्ट होगा वो रिड्यूस हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे बेटा आप ये डायग्राम देख सकते हैं, इसमें मैंने दो वेव्स बनाई हैं, एक का एम्पलीट्यूड y1, दूसरे का एम्पलीट्यूड y2। अब जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, अब कह लें कि अगर ये एक दूसरे को डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी कि एक का क्रस्ट है दूसरे का ट्रफ, तो ये कंप्लीटली कैंसिल नहीं कर रहे, फिर भी कुछ ना कुछ रिजल्टेंट बचेगा। क्यों? क्योंकि ये जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा वो आप कह लें दोनों के डिफरेंस के बराबर होगा। अब क्योंकि इनका एम्पलीट्यूड डिफरेंट है, तो डिफरेंट एम्पलीट्यूड होने की वजह से जो रिजल्टेंट है वो कुछ ना कुछ बच जाएगा, लेकिन होगा बेटा रिड्यूस। तो आप कह लें कि अगर इक्वल एम्पलीट्यूड होता डिफरेंट की जगह, तो ये एक दूसरे को कम्प्लीटली कैंसिल करते और एक आप कह लें कि ज़ीरो एम्पलीट्यूड का रिजल्टेंट बना देते, तो कंप्लीट डार्क फ्रिंज बनती। तो इस केस में आप कह लें कि जो कंट्रास्ट है वो रिड्यूस हो जाता है, मिनिमम और मैक्सिमम रीजन जो है वो प्रॉपर नहीं बनते। नेक्स्ट आ जाएगा बेटा, टू वेव सोर्सेज आर डिफाइंड एज कोहेरेंट इफ दे हैव कांस्टेंट फेज डिफरेंस। अगर बेटा कांस्टेंट फेज डिफरेंस होगा, इनको हम पैदा कैसे कर सकते हैं कांस्टेंट फेज डिफरेंस के साथ, आप कह लें एक साउंड वेव है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस केस में आप कह लें कि अगर आप डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट करते हैं, डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट कब की जा सकती है, जब आप डबल स्लिट रखते हैं उसके रास्ते के सामने। डबल स्लिट मतलब दो सुराख वाली स्लिट, तो इसमें दो सुराख वाली स्लिट में बेटा आप रखेंगे तो क्या होगा, कुछ इसमें से वेव्स गुजरेंगी, कुछ दूसरे वाले में से गुजरेंगी, तो ये एक दूसरे को अब कह लें कि डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट की वजह से दो सोर्सेज प्रोड्यूस होंगे जो कि सेम या कांस्टेंट फेज डिफरेंस रखेंगे। अब नेक्स्ट बेटा दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड है डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड के ज़रिए। आप डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड के ज़रिए भी बेटा क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, कोहेरेंट सोर्सेज बना सकते हैं। आप एक थिन फिल्म देख लें, थिन फिल्म में बेटा आप कह लें कि कुछ वेव्स हैं जो अपर से रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, कुछ वेव्स जो हैं वो डाउन में जाती हैं फिर रिफ्लेक्ट होती हैं, पाथ डिफरेंस आता है, एम्पलीट्यूड की डिवीजन होती है, और आप कह लें कि वो इंटरफेरेंस प्रोड्यूस करती हैं। लास्ट एमसीक्यू आ जाएगा, साउंड वेव्स कैन ओनली प्रोड्यूस इंटरफेरेंस विद। साउंड वेव्स बेटा दूसरी साउंड वेव्स के साथ ही इंटरफेरेंस कर सकती हैं, लाइट वेव लाइट के साथ, साउंड साउंड के साथ, अब कह लें कि स्ट्रिंग वेव के साथ, एंड एटसेट्रा सो ऑन। तो यहाँ पर आएगा साउंड वेव दूसरी साउंड वेव के साथ इंटरफेरेंस प्रोड्यूस करेगी। इसको बेटा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।